जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम NCERT हिस्ट्री क्लास 6 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज। क्या नाम है? आरंभिक मानव की खोज में तुषार की रेल यात्रा। आइए इस कहानी पर गौर करते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाले सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया था। देख बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया था। कहानी को गौर से पढ़िए। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। जब हम रेलगाड़ी पर बैठते हैं तो बहुत तेज़ी से पेड़ पौधे, घर हो गए, ये सब बहुत तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जाते हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों में मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। कितने? 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की गई थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हम उन लोगों को इस बारे में जानते हैं कि वो इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले से रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आखेटक को हम क्या कहते हैं? पिछले वीडियो में बताया था। आखेटक मतलब होता है शिकार करना। आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। खाद्य संग्राहक आखेटक होता है, शिकार करना। खाद्य संग्राहक की मतलब कि भोजन का इंतजाम करने। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। गर्म देशों में पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। इसलिए पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। क्या सब कर पाना आसान नहीं था? आखेटक मतलब शिकार करना, तो खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। भोजन का इंतजाम करना, जैसे मान लो फल फूल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये सब कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। आज के समय ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है हम लोगों को। पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं। पेड़ पौधे तो कई तरह के होते हैं, उसमें से कौन खाने योग्य होता है? जैसे सेब का पेड़ हो गया,
अनानास का पेड़ हो गया, मौसमी का पेड़ हो गया, संतरे का पेड़ हो गया, सेब का पेड़ हो गया। ये जो है पेड़ खाने योग्य होता है। जैसे मान लो नीम हो गया, ये सब खाने योग्य नहीं होता है इतना। पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए जानना जरूर होता है कि वो कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं। कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या कह रहा है? ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान हैं? आइए समझते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते के पीछे घूमने रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। क्या घूमने से कम 4 कारण हो सकते हैं? पहला कारण है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। पहले के समय में कोई गाड़ियां नहीं चलती थी, ना ही इतने साइकिल साधन थे, तो वो पैदल पैदल यात्रा करते थे। तो एक जगह से दूसरे स्थान जाया करते थे भोजन की तलाश में। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इसके पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण क्या है? पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। पानी बहुत जरूरी होता है। अगर आप पेड़ भी उगाते हैं कोई सा भी, तो उसमें पानी और खाद डालना आवश्यक होता है। तो और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। आज के समय में तो सब जगह नल लगे हुए हैं, लेकिन पिछले के समय में कोई नल नहीं लगे थे। तीसरा कारण है कि तीसरा कारण है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन रहना संभव नहीं होता है। पानी आज के समय में, जैसे मान लो आज के समय में कईयों जगह पानी मिलता है, मतलब कि जैसे घरों में समरसेबुल हो गया, बाहर जैसे नल लगे हुए हैं, तो ये पानी का बहुत अच्छा साधन है। तब के समय में कोई नल तो था ही नहीं, तो उसके समय में झील, झरना और नदियाँ थीं। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद में ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी ही झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों का सूख मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदार या मित्रों से मिलने
भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा करते थे तब के समय में। कब? 20 लाख वर्ष पहले लोग। आज के समय में तो मान लो मोटर गाड़ी है, रेलगाड़ी, ये सब भी हैं, तो एक स्थान से दूसरे जाते रहते हैं। तुम स्कूल कैसे जाते हो? आइए, तुम स्कूल कैसे जाते हो? तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आइए समझते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका कार्य निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, म्यूजियम में रखे हुए हैं। बहुत सारे पत्थर जो इसमें डायग्राम में दिया है, जो डायग्राम में दिया है, ये सारे पत्थर एक म्यूजियम में इकट्ठा किए हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। तभी तो उन लोगों का शिकार होता था जानवरों का। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़े और औजार बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता था। आइए समझते हैं। का ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं। ये जो का है, ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं। दूसरा क्या कह रहा है? इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। ये जो खा के पत्थर हैं, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया था। गा इन्हें और बाद में बनाया गया था। ये जो गा नंबर है, इन्हें और बाद में बनाया गया था। और घा इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। ये जो घा का है, ये 10,000 साल पहले बनाया गया था। और ये गुटका प्राकृतिक है। और ये गुटका प्राकृतिक है। ये लगभग उसी के समय बनाए गए थे, 20 लाख साल पहले। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं। देखिए, ये बायां हो गया, ये लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बाएं, राइट मतलब दाएं। इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये जो बाएं की तरफ है, तो ये इंसान के खाने योग्य इस्तेमाल किया जाता था। और खोदने के लिए दायां वाला जानवरों को सॉरी जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये जो दायां है, ये कह रहा है कि जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को मिलने के लिए सिलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, सिलने के लिए किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिभुज कोड वाले।
मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले हैं। भीमबेटका ये कह रहा है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। ये जो लाल त्रिकोण का है ये भीमबेटका है। तो वहाँ पर रहने के लिए और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा कि उद्योग स्थल क्या होते हैं, उद्योग स्थल क्या होते हैं या किसे कहते हैं, ऐसी जगह जहां लोग पत्थर से बने औजार जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन्हें उन स्थलों को हम उद्योग स्थल कहते हैं। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगह पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के लिए पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। आवासीय और उद्योग स्थल किसे कहते हैं? जहाँ पर लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे, वैसे ही स्थल को हम उद्योग स्थल कहते थे या आवासीय स्थल। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, अभी आपको दिखाए थे जो रेड ट्रायंगल में बना था, ये भीमबेटका। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते थे जिन्हें वे यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। गुफा के अंदर रहते थे लोग, इसलिए रहते थे बारिश, तेज हवाएं या और भी जानवरों से लोग को ज़्यादा डर नहीं लगता था, सिर्फ उनके नाखून से डरते थे लोग, आदिवासी लोग। तेज हवाएं, धूप से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा नदी के तट घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होंगी? किस लिए चुनी थी गुफा की जगह? क्योंकि यहाँ पर तेज बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं। अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनेंगे? आवास और उद्योग स्थल, अन्य। तो इसमें से आप बताइए क्या आवास जो होता है वहाँ पर सिर्फ रहा करते थे। आवास और उद्योग स्थल ये हो गया तो परमानेंट, तो वहाँ पर रह ही रहे हैं। और दूसरा कि वहाँ पर हम कुछ वर्क कर रहे हैं
इंडस्ट्रियलाइज एरिया मतलब कि कुछ भी विनिर्माण या कुछ भी कर रहे हैं तो उन्हें उद्योग स्थल कहते हैं, अन्य की बात ही नहीं। उद्योग स्थल सिर्फ काम, वर्क, उन्हें हम उद्योग स्थल कहते हैं। एनसीईआरटी। पुरा स्थल। पुरा स्थल। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरा स्थल, पुराने स्थान, उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते थे। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता है। नंबर 1, पत्थर से पत्थर को टकराना। पाषाण औजारों का निर्माण दो तरीके से बनाए गए हैं। नंबर 1, पत्थर से पत्थर को टकराना है। ये हो गया पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता है उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में धात से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर तब तक शल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण बन जाए। नंबर 2, दूसरे तरीके को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और उस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रख कर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। दूसरे तरीकों को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क बन निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते हैं, जिसके लिए अपनाई गई दो तकनीकों में से एक यहाँ दर्शाई गई हैं। बताओ कौन सी तकनीक है ये जो है पत्थर से पत्थर को टकराना। आग की खोज। मानचित्र 2, कुरनूल डोनो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। जैसे मतलब कि एक मीटर या 1.5 मीटर का जैसे लकड़ी का बोटा ले लीजिए, तो एकदम पतला 2 इंच का, तो उसमें आगे की जगह कपड़े लपेट कर उसमें आग जला के, तो उसी को दिखा दिखा के, जानवरों को दिखा के भगाया जाता था। तो आग की खोज, आग जलाना सीख लिया था और कई कार्यों के लिए आग का इस्तेमाल मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, आइए। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए हैं। गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं।
जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद ही महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। नाम और तिथियां, आइए ये भी समझते हैं। जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं, या दो आरंभिक काल, पहले वाले काल को हम पुरापाषाण काल कहते हैं। पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना, प्राचीन पत्थरों से बना या पत्थर से बने प्राचीन। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। 20 लाख से 12,000 साल पहले से दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण। आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मेसोलिथ को हम इंग्लिश में मध्य पाषाण काल को हम मेसोलिथ कहते हैं। मध्य पाषाण युग, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों के हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही पुरापाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगाते थे और कब पक कर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन जानवरों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। जानवरों को खुद पैदा नहीं, अनाजों को जानवर पर है, अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। साथ ही वे भी यह सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पक कर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलना है? इनसे हमें क्या पता चलता है? इनमें जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। तो इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कौन क्या करता था? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसी साक्ष्य मिलते हैं जिनमें पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है,
लेकिन दो बातें हो सकती हैं कि महिला पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया करते होंगे। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती होंगी और कुछ केवल पुरुष भी करते होंगे। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। कब पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे? महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। हुशिंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। हुशिंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजार के बनाए जाने के कारण प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इन पुरास्थलों की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूल छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंड, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था या फिर शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। उपयोगी शब्द। आखेटक, खाद्य संग्राहक। एक मिनट। उपयोगी शब्द। आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण। तिथि। कुछ महत्वपूर्ण तिथि। मध्यपाषाण युग 12,000 साल से 10,000 साल तक 12,000 साल से 10,000 साल पहले के मध्यपाषाण। नवपाषाण युग का 10,000 साल से पहले। ये हो गया। याद करें। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे कि उनसे धूप बारिश से बचना। आज के लिए बस इतना ही। और ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप सभी के लिए। धन्यवाद।